नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो चुका है। 5 जून का सभी शिफ्ट मैंने एनालिसिस किया, मैंने उसके प्रश्नों का ऑब्जर्वेशन किया, मैंने अपने रिसोर्स से जो भी प्रश्न हो सकते थे मँगवाया और अब मैंने उस आधार पर कुछ नए प्रश्नों को क्रिएट किया है, जो आपके लिए रियली इम्पोर्टेंट होंगे, जिनका पेपर 6 जून से है। ज़रूर देख लें इस सेशन को, आगे अपनी तैयारियों में इसको शामिल कर लें। जो संभावित है बिल्कुल मैंने उसको स्तर पे अपने रखा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए ज़रूर सीरियस होकर के इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। बाकी आपसे मुलाकात होती रहती है, क्लासेस लेता रहता हूँ, प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ और बहुत एफर्ट किया है एनटीपीसी के लिए और मुझे श्योर है कि इस एफर्ट का फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। आपके वो सभी सवाल सही होंगे जो आप परीक्षा में फेस कर रहे हैं। तो 6 जून से जिनका पेपर हो सभी छात्र इस पूरे सेशन को, इन पूरे सवालों के सलूशन को मन लगाकर अच्छे से तैयार कर लें। आपने टॉपिक्स देख रखे हैं, टॉपिक्स पर मैंने एक एनालिसिस दोपहर में ही कर दिया था। मैंने बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और किस प्रकार के आ रहे हैं। अभी इन सवालों के नेचर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले सवाल पर। देखिए, एक सवाल जैसे ये आता है, नंबर सिस्टम का सवाल आया है जो सह अभाज्य से संबंधित है। सहभाज्य की मुझे बात समझ में आई, तो इसलिए मैंने कहा कि हम दो नंबर ऐसे सोच रहे हैं जो सह अभाज्य हों। मतलब अगर दो नंबर सह अभाज्य होते हैं तो नंबर अभाज्य हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। उनका जो एचसीएफ हो हमेशा एक होता है, याद रखिएगा। एचसीएफ एक होने का मतलब उनको कॉमन रूप से कोई डिवाइड नहीं कर सकता एक के अलावा। जब मैंने इसको ट्राई किया, इसको देखा, तो यहाँ पर पता चला कि 7 छंगे 42, 7 पचे 35, 7 से भी कट जाएगा, दोनों के कॉमन फैक्टर में 7 मिलेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब मैं गया 81 और 16 के पास। हाँ रे भाई, ठीक ठीक ठीक, बस हो गया तब, ठीक है ठीक। अब मैं गया 81 और 16 के पास। अगर मैं देख रहा हूँ तो इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, 81 बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 की पावर आपको 4 दिखता है और 16 आपको 2 की पावर 4 दिखता है। दोनों अलग अलग नंबर हैं, इनके कॉमन की कोई स्थिति नहीं बन रही है। तो मैं इसको लूँगा अभाज्य के रूप में, सह अभाज्य के रूप में। अभाज्य के रूप में नहीं, सह अभाज्य के रूप में। लोग को ये डाउट आता है, अरे सर ये तो पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, कहाँ से अभाज्य है। लेकिन संख्या के अभाज्य होने का मतलब नहीं होता है, उनके आपस के रिलेशन का अभाज्य होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर कोई कॉमन नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए मैं 81 और 16 को लूँगा। बाकी अगर इसको देखिए और कोई नंबर, जैसे 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो सारे ऑप्शंस नहीं, हम बी ऑप्शन को लगाएंगे। बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरे सवाल पर मैं चलता हूँ। वह बड़ी से बड़ी, इस पैटर्न पर सवाल बन रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल आए। अलग अलग शेषफल का भी सवाल आया है। समान शेषफल के लिए आपको क्या करना होगा, जो नंबर दिए हैं जैसे 270 है, 675 है और 1215 है, समान शेषफल के लिए आपको क्या करना होगा, इनके बीच का डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस ऐसे, पहले से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का और पहले से तीसरे का। पहले डिफरेंस करिए, देखिए 5 हो जाएगा, 7 से 7 जीरो, 6 से 2 4 हो, 405 हो गया। इसका डिफरेंस देखिए 0 हो गया, 11 से 7 आपका 4 हो गया और यहाँ पर आपके पास 1 से 11 6 5 हो गया, 540 हो गया। 540 इसमें जोड़ कर देखिए, 5 हुआ, 7 4 11, 6 5 11 12, करेक्ट है। इन दोनों का डिफरेंस भी देख लीजिएगा, लास्ट वाला जो है 5 हो गया, 11 7 4 होता है और उसके बाद 11 2 945 होता है। मुझे क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का, तीनों संख्याएं जो आई हैं अभी क्या है, 405 है, 540 है और 945 है। मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। इन तीनों संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है। मासा के लिए भाई बहुत प्रोसेस है, बाकी डिविजिबिलिटी से भी आप डिसाइड कर सकते हो, इनकी भाज्यता से भी निर्धारित कर सकते हो। ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी हो और सबको काट दे, वही इसका सोल्यूशन होगा, वही इसका उत्तर होगा। बड़ी से बड़ी बोला भी है, तो अगर सबसे काटने का मतलब सबसे बड़ी की तरफ अगर मैं जाऊं तो सबसे बड़ा तो 270 है। अब 270 से जब मैं डिवाइड करूंगा, आप सबको पता है कि 270 इसको तो डिवाइड कर देगा, 27 दूना 54 होता है, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, 405 को नहीं कर पाएगा। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। आती है बात 135 की। 135 की तरफ अगर हम जाकर देख रहे हैं तो 135 से वही संख्या कटेगी जो किससे कटेगी, 15 और 9 से। 15 मतलब 5 और 9 का मतलब 27 से, क्योंकि 27 इसलिए हम सोच रहे हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कटने को तो हम 9 से भी भाज्यता में ला सकते हैं। भाई 9 से तो कट ही रहा है सब, 5 से सब कट ही रहा है, लेकिन क्या 135 से कट रहा है? 135 का 2 बार जाइए तो 270 होता है,
3 बार जाइए, आप देखो अगर जैसे हम डिवाइड करके सोचे कि हम 135 से पूर्णतः विभाजित, ये सब डिविजिबिलिटी का प्रोसेस है कि डिविजिबिलिटी से आप निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि हम इसका उत्तर कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, 10 से 5 5 होता है, 4 3 हो जाएगा और यहाँ 135 हो गया। इधर चलिए 5 हो गया, 0 हो गया, 9 से 5 कितना होता है, 405 हो गया। अब अगर देखिए आप सभी लोग ध्यान से, तो 135 इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर सोचा जाए, डिफरेंस क्या हम से देख रहे हैं, क्या 135 से तो कट ही जाएगा, आप देख पा रहे हैं। बस केवल डाउट इसको लेकर के 405 को लेकर के है। 405 को अगर डिवाइड किया 135 हम 3 बार, 3 5 15, 3 3 9 10 होता है, 3 1 3 1, बिल्कुल 135 सबको काट देगा। इसलिए यह सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि जिससे मतलब हम इन तीनों संख्याओं को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल आएगा या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे आप देखिए 135 से सबको डिवाइड करके देखिए, 2 बार जाएगा। इसको देखिए 5 बार गया, 5 5 25, 5 7 35, 5 3 15 2 17, 5 1 5 1 6। इसको देखिए 7 बार गया, 7 5 35, 7 3 21, 7 5 35, 7 3 21 21 और 3 24 होता है। देखिए जब हम लोग डिफरेंसेस करके ट्राई करें तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी आती है। क्लियरिटी का मतलब इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए भाई, 10 से 5 5 होता है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 1 होगा। इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए 5 0 4 हुआ, 405। अभी आपको इन दोनों का डिफरेंस करना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस मतलब जैसे अगर हमें सोच ले कि 135 से दोनों तो कट जाएंगे, मतलब 135 से दोनों कट जाएंगे, 135 से अगर देखा जाए तो ए भी कट जाएगा, 5 बार ए भी कट जाएगा। हमें दरअसल शेषफल चाहिए। हो सकता है कि शेषफल शून्य आ जाए, वो अलग बात होती है, लेकिन मैं बात जैसे कर रहा हूँ उस हिसाब से सोचिएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं 1215 को सोचता हूँ, अगर हम इसको लेकर जाएं तो 7 बार मेरे दिमाग में, या देखिए आप कितना बार लेकर जा सकते हैं, 9 बार लेकर जाइए। 9 पच्चे 45 होता है, 9 त्रिक 27 4 27 4 31 होता है, कैरी 3 होता है, 9 1 के 9 3 12। इसका मतलब 135 कंप्लीटली सबको डिवाइड कर देगा। 135 अगर कंप्लीटली सबको डिवाइड कर दे रहा है तो वह बेसिकली इनका एचसीएफ है, लेकिन साथ साथ इन सभी को भी पूर्णतः डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब आपके इस सवाल का उत्तर 135 ही होगा। सबसे बड़ी संख्याओं के रूप में 135 प्रत्येक को पूर्णतः डिवाइड कर देगा। शेषफल प्रत्येक दशा में शेष शून्य के रूप में आएगा। राइट सोल्यूशन इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी लोग बी ऑप्शन को लगाकर इसका उत्तर डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वृत्त की त्रिज्या, आप सोचो वृत्त का सवाल मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। हर सेशन में, हर शिफ्ट में सर्कल का सवाल आ रहा है। मैं जो बता रहा हूँ ये सबसे अपने स्तर पर है। बाकी मैंने कुछ जनरल सवाल जैसे वृत्त की परिधि याद रख लो, वृत्त का परिमाप याद रख लिए, अर्धवृत्त के बारे में जान लीजिए। ये सब चीज़ें तो जनरल आपको पता ही होना चाहिए। एक वृत्त है, देखिए सर्कल ऐसे बना दिया मैंने, जो इसका सबसे मुख्य हिस्सा रहेगा उस तरह के सवाल आप देख लीजिए। इसकी त्रिज्या दिया है 10.5, ये दिया है 10.5, जो कि सेंटर से सतह को मिलाने वाली रेखा होती है। वृत्त के केंद्र पर अंतरित जो कोण है वो 60 डिग्री का है, करेक्ट है, 60 डिग्री का है। वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है। जैसे सभी भुजाओं का जोड़ मतलब ए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये जो हमने अभी ट्रैक किया, इसी के बाद एरिया भी पूछ सकता है। अगर आपसे एरिया पूछता ना, तो एरिया के लिए लिखते आप पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, ये फार्मूला होता है एरिया का। अगर हमसे परिमाप पूछ रहा है तो सभी भुजाओं को जोड़ेंगे। उसके लिए अगर हमने इसको आर्क माना है ए बी, तो हम इस ए बी की लेंथ को कैसे डिसाइड करेंगे, सुनिएगा। आर्क, इसके लिए हम जानते हैं कि पूरा सर्कल जो बाउंड्री बनाता हो परिधि होती है 2 पाई आर कहलाता है। 2 पाई आर का इतना हिस्सा लेना है जो 60 डिग्री से गवर्नड है, 60 बटे 360 कर दीजिए। दरअसल हम इसके हिसाब से जो लेंथ होती है, जैसे अगर ए बी कैप हम निकाल रहे हैं, कैप का मतलब इसकी आर्क लेंथ जिसको कहते हैं, तो रूल होता है थीटा अपान 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 होता है, गुणे 2 पाई आर लोग कर देते हैं, क्योंकि पूरा जो सर्कल का सरकमफियरेंस 2 पाई आर होता है। अब इस आधार पे अगर कुछ लोग लिखते हैं पाई आर थीटा अपान 180, बट वो फार्मूला याद करने की बात होती है, हम ऐसे ही साल करा लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहता है। 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 10.5, क्योंकि रेडियस आपके सामने 10.5 है। अब इसका सोल्यूशन कर डालिए, देखिए कितना होता है। एक बार 6 बार, मतलब ये 6 बार तक गया। 7 से डिवाइड करें, 7 से 15 सत्ते 105, 15 मतलब 1.5 हो गया। ठीक है, आप देखते चलिएगा। 2 से 3 बार गया, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 0.5 हो गया। 0.5 जिसके साथ गुणा करता है उसको आधा बना देता है। 22 के साथ अगर गुणा होगा तो ये आपका बना देगा 11। मतलब ये आर्क लेंथ आपकी यहाँ से ए से बी तक कितनी आ रही है, 11 आ रही है। अगर 11 है तो इसके बाद आपके पास ये रेडियस भी है, क्योंकि पूरा परिमाप निकालना मतलब सभी भुजाओं को जोड़ना, और सभी भुजाओं में 10.5 है। ठीक है, 10.5 है, ध्यान दीजिएगा 10.5 है, और अभी अभी कितना निकाला हमने, 11 है।
तो आप 10 10 20 1 21 इसको देख रहे हैं, 21 प्लस 11 कर दीजिए। आइए तब हमने जैसे 21 और 11 को जोड़ा तो यह मान कितना आ रहा है बताएं, 32 आ रहा है। अब चेक कर लीजिए 32 कहीं पर है, हाँ बिल्कुल 32 है, आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा 32 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर की बात है तो परिमाप होगा, क्योंकि परिमाप किसी भी फिगर का उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड द पेरीमीटर, ऑलवेज अ फिगर इन अ फिगर, किसी भी फिगर में जो हमने आपको कैलकुलेट करके दिया। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। सवाल को आप लोग समझिएगा। अनुराग 4 नंबर नहीं यूज होगा, 4 नंबर को हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर इसको हटा देना है, इसको नहीं लेना है, ये गलत है सवाल। 5वां नंबर देखिए, हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, कोसेक 2 थीटा, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कोसेक 2 थीटा बराबर सेक थीटा डिग्री थीटा माइनस 30 डिग्री। एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस का क्वेश्चन है और इसी तरह का सवाल बेसिक आइडेंटिटी पर आपको त्रिकोणमिति का देखने को मिल रहा है, जिसमें हमको अगर बेसिक आइडेंटिटी क्लियर है तो हम लोग सवालों को आराम से कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस में साइन का जो रिलेशन होता है वो कॉस के साथ होता है। आपको बता दूं जो साइन थीटा होता है वो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। इसी प्रकार से टैन का जो रिलेशन होता है वो कॉट के साथ होता है। टैन जो थीटा होता है वो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। सेम सेक का मतलब आप सेक लिख सकते हैं, सेक का जो रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री वो कोसेक के साथ होता है। सेक जो थीटा होगा वो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ होगा। तो अब आपको एक बात बता दूं, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो इक्वल होने का मतलब इनके कोण का कॉम्प्लीमेंट्री होना मस्ट है। ये तभी पॉसिबल ही होता है कि यह मान इस मान के साथ, अगर यह पूरा मान इस मान के साथ अगर इक्वल है तो इनके कोणों का कॉम्प्लीमेंट्री आपस में होना तय है। और दो कोण अगर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका योग हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे हमने कहा साइन जो 30 पर है वही कॉस 60 पर है, कोसेक जो 30 पर होता वही सेक 60 पर होता। 60 30 कितना होता है 90। तो हम लिखेंगे 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू हमने 90 डिग्री कर दिया। इस हिसाब से हमने लिखा कि थीटा 2 थीटा मिलकर के 3 थीटा होता है और 90 जाकर के जब जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा और थीटा का मान 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 40 डिग्री आएगा। 40 डिग्री इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। थीटा ऐसे पूछेगा, बेसिक आइडेंटिटी पूछ रहा है टैन पर कॉट पर, उसका भी उपयोग आप लोग सारे जितने भी रूल्स हैं त्रिकोणमिति के उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। एक कार्य को टाइम एंड वर्क के 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, आप देखिए पैटर्न समझिएगा। एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है उसकी अपनी क्षमता के हिसाब से। बी उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है अपनी क्षमता के हिसाब से। दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6,760 रुपये कमाते हैं। ए का हिस्सा बताओ, जो उस कमाई में ए का हिस्सा, हिस्सा हमेशा क्षमता पर निर्भर करता है। जो आपकी क्षमता होगी वही आपको हिस्सा दिलाएगी। ऐसा थोड़ी कि लगे रहो तो ही आपको पैसा मिलेगा। पैसा आपकी कार्य करने पर, कार्य की एफिशिएंसी पर मिलता है। और क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर दोनों के कार्य के समयों का मान दिया है, समय दिया है 5 और 6, जैसे ए का 5 दिया है और बी का 6 दिया है कि वह 5 दिन में करता है और बी 6 नहीं 8 दिन में करता है, ये समय है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो समय का अनुपात भी है, तो उनकी जो क्षमता का अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा, 8 और 5 हो जाएगा। क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब जो लाभ बटेगा इसी क्षमता के अनुपात में बटेगा। 8 5 13 कर दीजिए, 13 बराबर 6,760 कर दीजिए, 1 बराबर 13 5 65, 13 दूना 26, 520 हो गया। ए का हिस्सा अनुपाती रूप से 8 है, तो ए का हिस्सा 8 का पता करने के लिए 8 से गुणा करिए, 8 शून्य शून्य, 8 दूना 16, 8 पंचे 40 1 41, 4,160 रुपये ए को मिलेगा। अगर हम कन्फ्यूजन में 5 से निकाल देंगे तो गलत भी हो जाता। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इस तरह का सवाल आपको फेस करने को मिल सकता है। एक बैग में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पूछ रहा है, एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये 3 प्रकार के नोट हैं जिनकी संख्या का अनुपात 1, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपये है तो 20 रुपये के नोटों की कुल संख्या कितनी है, कुल कितने नोट हैं 20 रुपये के, ये हमको बताने हैं। आपको क्या करना सुनिएगा, एकदम डायरेक्ट भी लोग चाहें तो कर सकते हैं। सुनिए, 10 रुपये है, ठीक है, 20 रुपये हैं और 50 रुपये हैं। इन नोटों की संख्या है, संख्या कैसे दिया है बताएं, 1 अनुपात 3 अनुपात और 5 है। कह रहा है यदि बैग में रखी कुल राशि, राशि के लिए हमें राशियों का अनुपात भी तो चाहिए।
हम डायरेक्ट इसकी संख्या से थोड़ी कंपेयर कर पाएंगे। जो कुल राशि है वो कितनी है, 1920 है, 1920 है। हमसे किसी एक प्रकार के नोट की संख्या पूछ रहा है, वो कौन सी है, 20 वाली है। पहला काम, इस संख्या के अनुपात को आपको राशि अर्थात अमाउंट के अनुपात में कन्वर्ट करना होगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप थोड़ा इसको आसान करें, एक बार होगा 10 दूना 20 होगा, 10 पचे 50 होगा। एक एक के एक कर दीजिए, 3 दूना 6 कर दीजिए, 5 पचे 25। ये इनके नोटों की संख्या का नहीं, राशियों का अनुपात हो गया। अगर नोटों की संख्या का अनुपात 1:3:5 था तो उनकी राशि का अनुपात 1:6 और 25 हो गया। समझ रहे हैं? इनका टोटल मान देखो, 25 6 31 1 32। इसकी तुलना आप यहाँ से कर सकते हैं 32 से। अगर 32 बराबर इतना है तो एक बराबर क्या होगा बताइए, एक बराबर 32 से इसको भाग कर दीजिए, कितना जाएगा, 6 बार जाएगा, आपको पता है 6 बार और 0 हो जाए, क्यों, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 19, एक बराबर 60 आ रहा है। हमसे कौन से प्रकार के नोट पूछ रहा, 20। तो 20 वाला जो नोट था उसका अमाउंट कितना था, 6, 6 बराबर 360। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 360 रुपये हैं और सभी जो नोट हैं वो 20-20 रुपये के हैं, तो कुल कितने नोट हैं, 360 बटा 20 कर दो, 18 नोट होंगे अपने पास। 18 नोट होंगे 20 रुपए वाले, तब जाकर के मैं 360 रुपए का सामान खरीद पाऊंगा। तो इस 7वें सवाल का राइट सोल्यूशन आप देख रहे हैं, सी ऑप्शन होगा, 18 आप लोग नोट कर सकते हैं। सही सवाल है, बढ़िया सवाल है। एक आदमी ने अपनी आय का 1/3 हिस्सा 7% के साधारण ब्याज पर, 1/4 हिस्सा 8% के साधारण ब्याज पर और बची हुई आय को 10% के साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया। एक साल के अंत में उसे कुल 561 रुपए का ब्याज मिला, तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी। ऐसे सवाल को मैंने सीट में भी हल करवाया था और ऐसा सवाल आपसे पूछा भी जा रहा है। ठीक है, बंटवारे का जो सवाल होता है इस तरह से पूछा जा रहा है। 1/3 हिस्सा था और 1/4 हिस्सा था, इस तरह से मैंने हिस्से को 12 मान लिया। अपने हिसाब से मान लीजिए, या चाहे तो और थोड़ा सा बड़ा आप कर सकते हैं, 120 ले सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है डेटा। अब 1/3 अगर करूँगा, हालांकि उससे भी आ जाता, तो 40 आएगा। 1/4 करूँगा तो 30 आएगा, 40 30 70 50, बाकी हिस्सा बचेगा 50। अब सुनिए, जब उसने 40 रुपए को इन्वेस्ट किया है तो किस दर पर, 7% की दर पर। 7% पर क्या ब्याज मिलेगा आप सोच लीजिएगा। अगर 7% की दर पर करेगा तो यहाँ पर अगर हम बटे 100 के हिसाब से चले तो भी ठीक है और नहीं चलते हैं तो भी ठीक है। तो 40 सत्ते 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। आप उसको बटे, मतलब अगर चाहो बटे 100 कर दीजिए तो 2.8 होगा। हालांकि इसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8% की बात है तो 8% का मतलब कितना हो जाएगा, आप खुद समझ लीजिएगा। 8% इस पर कितना, 8 त्रिक 24। यहाँ पर अगर हम 8% की बात करें तो 240 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बटे 100 में मान रहा हूँ। यहाँ पर इसकी बात अगर करें तो 10% है, बाकी हिस्सा जो देखा जाए तो इसको हम 500 ऐसे लिखते, क्योंकि सबको एक ही तरह से लिखा जा रहा है। अब सारे इन ब्याजों को जोड़ दीजिए, सारे ब्याजों को जोड़ दीजिए, देखिए कितना है, बोलिए। 500 200 700 200 900 980 और 980 में 40 जोड़ दिया तो 1020 हो गया। ठीक है, 1020 है, बटा आप 100 कर सकते हैं क्योंकि 100 की बात थी। अब यहाँ से देखिए इसने कहा है कि अब इसको देखिए ख़त्म कर सकते हैं, 10.2 कह सकते हैं। मैंने कहा अगर 10.2 है तो हमारा जो टोटल निवेश था 120 है। ठीक है, अब अपने को चाहिए क्या, अपने को इसने कहा लेकिन हमारा जो कुल ब्याज है 561 है, तब अपना प्रिंसिपल क्या होगा बताओ। इसको हम कैलकुलेट कर लेते, देखिए ये दशमलव हटा दें, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, करेक्ट है। अब देखिए जैसे हम डिवाइड करें 6 से काट सकते हैं, 6 के 6 और 6 सत्ते 42, 17 बार गया है, ये 200 हो जाएगा, ये भी समझ में आ रहा है। 17 से इसको काटिए, 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51, 33 का गुणा करें, 33 दूना 66, 6600 रुपये अपना कुल धन था जो निवेश था। और इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपने 6600 नोट कर लिया। बी ऑप्शन में सवाल आपको सही आंसर दे रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में ये भी आ गया होगा। अगले सवाल पर आइए। सामान्य इस तरह का सवाल बना है, आप ध्यान दीजिएगा। सामान्य गति की जो हमारी गति है, अगर हम उसकी 3/4 चाल से चलते हैं, हम अगर एक व्यक्ति हैं तो हम अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगते थे, आइए इसको ट्राई करते हैं, समझिएगा। चाल हमारी हमने 3/4 करी, इसका मतलब 4 से हमने 3 करी। चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि समयों का डिफरेंस दिया है तो समय हो जाएगा 3:4। अगर चाल हमारी 4:3 थी तो समय अपना हो गया 3:4। अब कह रहा समय देखिए पहले कम लगता था, अभी ज़्यादा, क्योंकि पहले चाल ज़्यादा थी, अभी चाल हो गई कम। कितने का अंतर है, 1 का, और 1 का अंतर किसके बराबर है, बोली 15। 1 का अंतर 15 के बराबर है। सवाल कहता है सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगते थे। सामान्यतः ये चाल थी और ये उसका समय था, तो 3 बराबर बोलिए कितना हो जाएगा,
45 मिनट सवाल फिर भी बहुत आसान पैटर्न लिया गया है, लेकिन आ रहा है इसी तरह से और इसी पर जनरेटेड सवाल आपको देखने को मिलता है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, इस सवाल के नेचर को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगले सवाल में, एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार, मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है सवाल को लेकिन पूछ रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है जिसकी लंबाई 7 मीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर और वो भी सेंटीमीटर। गोलाकार भाग, देखिए गोलाकार ऐसे भाग था, समझिएगा, इसने कहा गोलाकार कांच का बर्तन था, का ऊपरी हिस्सा एक बेलनाकार है, इसने लिखा ऊपरी हिस्सा इसका क्या है बताइए, बेलनाकार है, ऐसे बेलनाकार बना हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, जिसकी लंबाई 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है। आगे, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, इसने लिखा गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है और जिसकी लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। गोलाकार जो भाग है उसका व्यास आपको दे रखा है 21, इसका मतलब रेडियस हो जाएगी 10.5। समझ रहे हैं? इस प्रकार से इसको पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा आपसे पूछ रहा है, कितना जल यहाँ पर आवश्यक होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको समझना है कि भाई देखो दो चीज़ें हैं, गोलाकार जैसे कांच का बर्तन है, थोड़ा सा होल कर दीजिए और उसके हिसाब से उसी पर एक क्या रख दिया हमने, गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा हमने बेलन रख दिया। बेलन की लंबाई दे रखा है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर दिया है। चौड़ाई का मतलब इसकी जो रेडियस है, जैसे होता नहीं कि मुहाने पर ऐसे रख देते हैं, मुहाने पर रख देते हैं, जैसे आप वो देखते हैं सुराही होता है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसी को इसको कहते हैं। हम लोग को क्या करना है, हमें इस बेलन का आयतन निकालना है। अब थोड़ा सा इसको बनाने के लिए थोड़ा तरकीब अच्छी समझनी होगी आप लोगों को। हम इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, ऐसे खोल दीजिए इसको, ए हिस्सा होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा ना सुराही की तरह। तो लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि देखिए बेलनाकार है, अब आप ऐसे कर सकते हैं, इसकी चौड़ाई को अगर आपने कहा है कि पूरी चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब व्यास 4 मीटर है, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगी, रेडियस 2 हो जाएगी और हाइट यहाँ पर जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। देख पा रहे हैं हम लोग? तो हमें इन दोनों के आयतनों को लेना होगा और आयतनों से हम सबको वाटर की कैपेसिटी पता चल जाए, कितना पानी हम रख सकते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस अलग है, आप समझ पा रहे हैं। दोनों के आयतनों को जोड़ना होगा, पाई आर की जगह पर 2 का वर्ग कर दीजिए, एच का मतलब इसका 7 है, प्लस इसके आयतन की बात करो 4/3 पाई है और यहाँ पर आर की जगह पर आपको 10.5 का होल क्यूब देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जो जो कैंसिल हो सके, जैसे पाई बाहर कर सकता हूँ मैं, पाई दोनों से हमने बाहर कर दिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, ये दिख पा रहा है आपको। यहाँ पर आपको 4/3 दिख ही रहा है और पाई निकल गया है, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 है, इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसका कैलकुलेशन आप देख लें, अगर हम चाहें तो 4 को बाहर निकाल सकते हैं, दोनों से निकल सकता है और पाई का मान हम सबको पता है 22/7 है, अगर 4 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ 7 है और यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 35 है। अब 10.5 है, मतलब 35 नहीं 3.5 है और यहाँ पर 10.5 10.5 का मल्टीप्लिकेशन है और 4 निकल चुका है, याद रखिएगा। 10.5 मतलब 105 का वर्ग, 105 का वर्ग अगर आपको करना होता है तो कितना आता है बोलिए, ये आता है आपका 11 दहम में 110 25, यही आएगा, 10.2 स्थानों पर लग जाएगा। 35 से इसको गुणा ही करना होगा, 35 से गुणा करिएगा तो इसका मान एग्जैक्टली पता चल जाएगा और 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम जोड़े ओढ़ेंगे, वो अलग बात होती है, लेकिन ठीक है, जैसे अभी हम कैलकुलेशन में आ रहे हैं और इसका कैलकुलेशन आप लोग देखिए कितना बन जाता है। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 385.75। ठीक है, अब आप इसको साथ में ऐड कर दीजिए, जैसे अगर हम इसको साथ में ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ पर 7 5 नहीं, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8 7 5 होगा, करेक्ट है। जब हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो 85 7 कितना हो जाएगा, 92, मतलब 4 गुणे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 22 गुणे 492। ठीक है, 492, 85 7 क्या होता है, 92.875 है, डिवाइड बाई अपना 7 है, 7 से कटने की स्थिति में आएगा और जो पूरा कैलकुलेशन करेंगे इसको तो 4939 घन सेंटीमीटर इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इस सवाल को आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, काटते समय ध्यान दीजिए, या तो मैं कहूँगा अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, इसको अलग कैलकुलेट कर लीजिए और इसको अलग कैलकुलेट कर लीजिएगा। सबसे मुख्य था इसमें फिगर को जनरेट करना और फिगर अगर जनरेट हो गया तो सवाल आराम से हल हो जाएगा। ठीक, ये होता है 10वां सवाल आपका। 11वें पर आइए, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन कह रहा है 2.5 किलोग्राम तब बढ़ जाता है, एवरेज पर 2 से 3 सवाल दिख रहे हैं, जब 54 किलोग्राम के वजन के एक जगह पर की व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति स्थान ले लेता है। नए व्यक्ति का, जैसे अपने समूह का एक कलेक्शन, एक मतलब संख्या है, इसमें एक व्यक्ति क्या होता है, आउट होता है,
निकलता है और उसकी जगह पर एक व्यक्ति इन करता है, आता है। जब हम किसी समूह से बाहर होते हैं तो हम अपना प्रभाव लेकर जाते हैं। मतलब अगर हम कम होते हैं तो बढ़ा कर जाते हैं और ज़्यादा होते हैं तो कम होते हैं तो बढ़ा कर जाते हैं और ज़्यादा होते हैं तो घटा कर आते हैं। बट अगर किसी समूह में हम शामिल होते हैं तो अपना प्रभाव लेकर आते हैं। मतलब हम अगर ज़्यादा हैं तो आकर बढ़ाएंगे और कम है तो आकर घटाते हैं, ये स्थिति होती है। अपने साथ भी ऐसा हुआ कि अगर यहाँ पर एक बढ़ा है तो इसका मतलब इन ज़्यादा होगा, जो आया है वो ज़्यादा होगा और जो निकला है वो कम होगा। अब ऐसे में हम इसको कैसे हल करते हैं? मुझे इसका मान ज़्यादा को निकालना है और जो आउट हुआ है उस व्यक्ति का भार अपने पास पता है 54। बढ़ाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए प्लस करना होगा। 8 व्यक्ति का समूह था और 2.5 किलोग्राम बढ़ा था। अब आप 54 लिख ही दीजिए। 8 दूना 16, 4 कितना हो जाएगा बताइए? 22 हो जाएगा, क्योंकि 8 दूना 16 और 8 का आधा 4, 8 4 12, 16 4 कितना होता है? 8 दूना 16, 16 4 20 होगा, ये 22 नहीं होगा, 20 होगा। तो 20 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 74। 74 किलोग्राम उस व्यक्ति का भार होगा जो अभी अभी समूह में शामिल हो रहा है। करेक्ट है, 74 किलोग्राम। देखिए पहला ये ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। और ऐसे अगर घटा होता तो यही चीज़ रिड्यूस करते और बढ़ा है तो उस चीज़ को बढ़ाकर करेंगे, क्योंकि जो शामिल होगा उसी का प्रभाव पूरे समूह पर पड़ता है। सवाल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इस पैटर्न को रिप्लेसमेंट कहते हैं। इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं, जरूर देखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। उस बिंदु के, अब देखिए कोऑर्डिनेट का सवाल आ रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? हाँ, जो बिंदु -7 6 5, 0 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अगर कोई रेखाखंड है जिसके निर्देशांक आपको पता है, मान लीजिए x1 y1 और दूसरा है x2 y2, और अगर मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि एक बिंदु आपको ऐसा बताना है, जो बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट x, y हो, जो इस रेखाखंड को 1:3, या हम इसको फिलहाल फार्मूले के माध्यम से पहले बता दें, m/n में विभाजित करें। तो इसके निर्देशांक पता करने के लिए रूल लगाना होगा, x = mx2 + nx1 डिवाइड बाई mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n। ये m का मान, x का मान होता है। दूसरा y बराबर my2 + ny1 अपान m + n। करेक्ट है, इस तरह से करते हैं। और आप सवाल को देखिए, उसी हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। यहाँ पर वैल्यू है -7, 6 और यहाँ पर वैल्यू कितनी है बताएं? 5, 0। ठीक है, निर्देशांक हमको x y पता करना है और एक कोऑर्डिनेट की अगर हम अनुपात की बात करें तो 1 है और ये कितना है? 3 है। उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अपने आप सब सेट हो जाएगा। m की जगह पर 1 रखिए, x2 की जगह पर 5, प्लस n की जगह पर 3 रखिए, x1 की जगह पर -7 और m + n कर दीजिए। 1 + 3 होगा, मतलब 4 होगा। इधर चले आइए, ये तो x का मान हो गया। y का मान देखिए क्या होता है? m की जगह पर हम रखेंगे 1 और y2 की जगह पर हम 0 रखेंगे। n की मतलब 3 है और y1 का मतलब है 6 बटा आप m + n कर दे, अर्थात 1 + 3 कर दे। इसका सलूशन सोचिए कितना हो जाएगा। जैसे पूरा हल कर लेते हैं। x का मान ये 5 हो गया और -21 है, 7 त्रिक कितना है? 21 है। 5 - 21 कर दीजिएगा, डिवाइड बाई आपका 4 है। ठीक है, डिवाइड बाई कितना है? 4 है। -16 हो जाएगा, -16/4 अर्थात यह मान आपका -4 है। देखिए -4 है, बिल्कुल है, एक ही ऑप्शन में भी है। इसको भी ट्राई कर लीजिए। y का मान 0 हो जाएगा, प्लस 6 त्रिक 18/4 कर दीजिए, 4.5 ही होगा। ये आपका राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन हो जाएगा। ये अंतः विभाजन वाला सवाल याद रखिएगा और फार्मूला लर्न कर लीजिएगा दूरी का। दूरी ज्ञात करने का √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। प्रतिबिंब याद कर लीजिएगा, मिरर वाला वो जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किन्हीं आंकड़ों का मीन मीडियन मोड से एक सवाल आ रहा है। मैंने ऐसे सवाल लिया है जिसमें आपको सबके रिलेशन कंफर्म हो जाए। मीन मीडियन मोड का मतलब 3 वैल्यू होती है। एक तो पता है मीन, जिसको आप माध्य कहते हो, ठीक है, मीडियन जिसको आप माध्यिका कहते हैं, माध्यिका, और मोड जिसको आप लोग बहुलक कहते हैं। इन तीनों के बीच का संबंध अगर मुझे समझना है, इसके लिए एक फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या? जेड मतलब बहुलक, बहुलक = 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले का उपयोग करना है। ठीक है, 2 गुणे माध्य है। ठीक, इसी फार्मूले का उपयोग करना है, क्योंकि सवाल में हमको क्या दिया है? पढ़िएगा। सवाल में हमको समांतर माध्य दिया है, जिसे आप माध्य कहते ही हैं। ठीक है, माध्यिका आपको दिया है 30, दोनों को उठा के पुट कर दीजिए, 3 गुणे माध्यिका कर दें, हाँ, -2 गुणे, क्योंकि ये फार्मूला भी डायरेक्ट आता है इसलिए मैंने आपको इसको दिया है। 42 करिए, 30 × 90 होता है, 42 × 2 = 84 होता है। 84 घटा दीजिए, 6 आएगा।
राइट सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, 6 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 मतलब सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल आपको फेस करने को मिल जाते हैं, सवालों को अच्छे से तैयार करिएगा। एक पाई चार्ट का सवाल देखिए बहुत कम हमें मिला है एनालिसिस में कि पाई चार्ट आया, लेकिन मैं जानता हूं कि पाई चार्ट आपको फेस करने को मिलेगा। पाई चार्ट है, डायग्राम में कोई भी डीआई आपको फेस करने को मिल सकती है। यहाँ पर पाई आरेख में एक शहर के विभिन्न पेशेवर मतलब जो वहाँ पे अलग अलग व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी संख्या को दर्शाता है उसमें पाई चार्ट में डिग्री के माध्यम से। अब कह रहा है निम्नलिखित पाई का चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। देखिए अलग अलग, देखिए हमने कहा कि पूरे उस शहर के रहने वाले लोगों को अगर हम पाई चार्ट पर डिग्री से दिखाएंगे तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होगी। अगर यही परसेंटेज होता तो 100 ही % होता। तब हम सबके अलग अलग पेशेवर को हम परसेंटेज में प्रेजेंट करते। चिकित्सक कितने डिग्री में है, शिक्षक हैं, अभियंता हैं, जिसे इंजीनियर कहते हैं, लिपिकी हैं, क्लर्क हैं, अन्य हैं, ये बांट रखा है आपने। इधर चलिए, यदि शहर की कुल जनसंख्या 2,50,000 है तो शहर में अभियंताओं की संख्या लगभग कितनी होगी। अभियंता मतलब इंजीनियर। 65 डिग्री है। डिग्री को आप नंबर में भिन्न में बनाने के लिए 360 से भाग करते हैं। जैसे परसेंटेज को भिन्न में लिखने के लिए 100 से भाग करते हैं, वैसे डिग्री को भिन्न में बनाने के लिए आप 360 से भाग करते हैं। जो टोटल संख्या है 2,50,000 है, देख पा रहे हैं 2,50,000 है। एज से ख़त्म हो जाएगा, लगभग आंसर कह रहा है आएगा, पूरी तरह से कटने की बात नहीं कर रहा है। आइए ट्राई करते हैं, थोड़ा सा दूर दूर है तो हम थोड़ा रिस्क भी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन एक बार पहले देख लेते हैं जो हो जहाँ तक हो जाए। ठीक है, 9 से तो कोई कट नहीं रहा है, 4 से ज़रूर कट रहा है। 4 9 36 कर दिया, 4 छंगे 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इतना हो गया। मेरे दिमाग में देखिए कुछ चल रही है बातें। अगर हम इसको 10 मान लें तो यह इसके साथ ख़त्म कर देगा। अगर इसको हम 10 मान लेते हैं, ठीक है, नियरर मान लेते हैं, थोड़ा दूर है भले, इसको ख़त्म कर देगा। इसका इसके साथ गुणा सोचिए, 65 का 625 के साथ। या तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मतलब माना तो मैंने, लेकिन मुझे डर लगता है भाई, या एक चीज़ और कर सकते थे, इसको आप 63 मान लेते, 9 सत्ते 63, 7 हो जाता। 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 3 17, 7 छंगे 42, 42 एक 43, मतलब ये लगभग 43 के ऊपर है, तो इसका मतलब ये 45 होगा। 45 के आसपास इसका राइट सोल्यूशन आपको देखने को मिलना चाहिए, जो आपको 14 नंबर में सवाल देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर आपके सामने है, मुझे लगता है कि एकदम श्योर होगा। लगभग में इस तरह का सवाल आपको आंसर एक क्वेश्चन फेस करने को मिल सकता है। प्रत्येक बहुपद के सवाल आ रहे हैं जो शेषफल के हैं। मैंने फिलहाल गुणनखंड का एक सवाल लेकर के रखा है जिसमें कि क्लियरिटी आ जाए। उनके गुणनखंडों से मिलान करिए, ठीक है। आइए ट्राई करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 है तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को प्रेजेंट कर रहा है, जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब अगर हम इसको सोचें एक्स स्क्वायर माइनस 16 को, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। करेक्ट है। चेक करिए, एक्स माइनस 4 मैच कर रहा है, तो पहला तो मिल गया है सेकंड के साथ। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है भाई, पहला सेकंड के साथ एक ही ऑप्शन में भी है। और देखो ये सबसे बढ़िया होता है, बाकी करो ना करो यहीं से आंसर लगा के चले आओ। हालांकि डाउट इसमें है, इनमें से कोई नहीं, इसलिए रुक जाता हूँ, थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ। इसकी बात अगर करिए जो सी वाला है, ये थोड़ा सा कॉमन लग रहा है, बाकी इसको ऊपर वाला भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दूना 4 बन ही रहा है कि भाई 2 का भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, चाहे पहले सेकंड देख लीजिए चाहे थर्ड देख लीजिए, कोई एक मिला लीजिए, सेट हो जाए। चलिए हम थर्ड कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो एक्स हमने कॉमन कर लिया, एक्स माइनस 2 है, माइनस 3 कॉमन कर लिया, एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2 एक ब्रेकेट में, एक्स माइनस 3 एक ब्रेकेट में। ठीक है, तो सोचिए आपके हिसाब से भाई, देखिए यहाँ पर इसके लिए भाई एक्स माइनस 3 भी हो सकता है और एक्स माइनस 2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात हमें समझना होगा, सब इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा समझ कर चलिए। जैसे अगर इसकी बात करें, देखिए अगर हम b की बात करें तो b में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो अगर हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 बार, क्योंकि आपको 4 का गुणनखंड 2 मतलब करना होगा, प्लस 4 है। अगर एक्स कॉमन कर ले एक्स माइनस 2 आया, माइनस 2 कॉमन कर ले एक्स माइनस 2 आया, तो बेसिकली एक्स माइनस 2 का ये होल वर्ग है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपका माइनस 2 जा 4x, तो इसका भी एक गुणनखंड एक्स माइनस 2 है। तो इसका मतलब अगर हम इसके हिसाब से जाएँ तो पहले को सेकंड से मिला दें, ए को किससे मिला दें, सेकंड से, बी को हम किससे मिला दें, क्योंकि एक्स माइनस 2 ही इसका सेट हो सकता है, तो इसको फर्स्ट से मिला दें, और सी को हम थर्ड से मिला दें, तो यही इसका सही तरीका होगा। और ए ऑप्शन को आप लगा सकते हैं राइट सोल्यूशन। ठीक है, इस हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का ना मिलता तब तो हम डी ऑप्शन में जाते, नहीं तो हमको इसका उत्तर देना चाहिए। विश्वास है कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी सवाल में कहीं डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही स्तर पर अपने एनालिसिस देता रहूँगा, जिससे कि एक क्लियरिटी बने, आपका कॉन्फिडेंस भी आए
और आगे की परीक्षाओं में आपको हेल्प भी मिले। वीडियो कैसा लगा या कहीं किसी डाउट कन्फ्यूजन्स है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम उस पर भी प्लान करेंगे। आगे बहुत समय है जिसमें आगे वाले जितने पेपर जिनको देना है उनको हेल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि हम वहाँ पर आपको अपडेट करते रहें, क्वेश्चन पेपर भेजते रहें, सोल्यूशंस भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।